पाठ। तो हमने बताया प्राथमिक क्रिया में क्या आता है मुख्य रूप से, एक आता है तुम्हारा कृषि, दूसरा क्या आता है पशुपालन, ठीक है, तीसरा खनन। मुख्य रूप से यही 3 चीजें आती हैं। तो ये जो कृषि और पशुपालन है, जब मनुष्य आदिमानव वाली स्थिति में था, यानी कि उसके पास कोई तकनीक नहीं थी, तब भी वह कृषि वाली जो वस्तु है उसी पे निर्भर था, लेकिन कृषि करना आता नहीं था। जैसे खाना तो हमको अनाज ही है, खाना हमको फल ही है, लेकिन अभी क्या करते हैं, फल का बाग लगाते हैं, फिर उसमें से तोड़ के लाते हैं। और पहले क्या होता था, जंगल में चले जाओ, जो फल दिख गया उसको तोड़ लाओ, तो उसको बोलते हैं भोजन संग्रह। मतलब भोजन इकट्ठा करने के लिए निकले हैं जंगल में, जो मिल जाएगा हम लेते आएंगे। मान लो कहीं गए, तुमको ज़मीन पे दिख गया कुछ साग उगा है तो साग काट लाए, ठीक है। कहीं दिख गया कि ये पत्ती अच्छी होती है खाने में, इस पत्ती को तोड़ लिए, या फिर कहीं फल दिख गया तो फल तोड़ लाए। तो ये क्या है, भोजन संग्रह है, ठीक है, समझ में आया। यानी ये हो गया भोजन संग्रह। और दूसरा एक शब्द है आखेट। आखेट का मतलब है शिकार करना। आखेट और भोजन संग्रह जो है ये सबसे प्राचीन क्रिया है, प्राथमिक क्रिया में आएगा लेकिन सबसे प्राचीन क्रिया है आखेट और भोजन संग्रह। इसका मतलब समझा देते हैं, और ये कहाँ होता है इसको पढ़ना है, किताब में दिया है, ठीक है। देखो आखेट का मतलब होता है शिकार करना। जैसे जंगल में गए, जंगल में या तो हम वनस्पतियों से कोई चीज़ प्राप्त करेंगे या तो पशुओं से प्राप्त करेंगे। अब पशुओं से कुछ प्राप्त करने के लिए उनको मारना पड़ेगा कि नहीं। उस समय हमको पशुपालन नहीं आता है, गाय पकड़ के दूध निकाले, जंगली गाय पकड़ने जाओगे पता चले तुम ही नहीं आए वापस, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वहाँ दूध नहीं निकाल सकते पकड़ के, या तो उसको मार दो, मार के उसका मांस ले आओ खाओ, ठीक है। तो यानी कि आखेट का मतलब हो गया छोटे बड़े पशुओं का शिकार करना। और भोजन संग्रह का मतलब हो गया जो वनस्पतियों से, फूलों से या कहीं से भी कोई तत्व इकट्ठा करके लाए जिसको हम भोजन के रूप में कार्य करेंगे, वो हो गया भोजन संग्रह। समझ में आया। ये कौन करेगा, आदिमानव करते रहे होंगे कि नहीं। यानी कि अभी जो आदिवासी वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर ये कार्य होगा, समझ में आया। और ये आदिवासी पाए कहाँ जाते हैं, इनको ध्यान से देखो। आखेट एवं भोजन संग्रह होता कहाँ है, कई बार प्रश्न पूछेगा। आखेट और भोजन संग्रह के कार्य करना क्यों पड़ता है, वो जलवायु पे निर्भर कर। अगर वहाँ की जलवायु ऐसी है कि हम वहाँ खेती नहीं कर सकते, और दूसरा हमको खेती करना आता ना हो, 2 काम हो सकता है। या तो वहाँ की जलवायु ऐसी हो खेती ना कर सकते हो, और या आता ही नहीं है। तो देखो कैसे, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ इतने ज़्यादा पेड़ उगे हुए हैं कि अगर वहाँ बढ़िया तकनीक नहीं है और उसी जंगल में कोई आदिवासी रहते हैं तो अब पेड़ों को काट कर खेत बना ही नहीं पाएंगे। और जब खेत नहीं बना पाएंगे तो उसी में दौड़ के कभी इधर शिकार करने के लिए जाएंगे, कभी भोजन संग्रह के लिए जाएंगे। समझ में आया। यानी कि बहुत अधिक वर्षा हो और बहुत अधिक वनस्पतियाँ हों, ऐसा क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा पर, जो पृथ्वी का बीचों बीच वाला भाग है, ठीक है। या दूसरा क्या हो सकता है, इतनी ठंडी हो कि पूरे ज़मीन पर बर्फ़ जमी हो। अब उसमें हम कोई खेती करेंगे, होगा नहीं होगा, वहाँ वनस्पति उग ही नहीं रही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ क्या करेंगे, शिकार करेंगे कि नहीं। ज़्यादातर शिकार किसका करेंगे, बर्फ़ है तो जाओ जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ मछलियों का शिकार करेंगे। कुछ रेंडियर होते हैं, हिरन होते हैं, उनका शिकार करते हैं। ध्रुवी भालू होता है उसका शिकार, मतलब जो भी हमको मिल गया वहाँ पे जीवित चीज़ उसका शिकार करेंगे। वहाँ भोजन संग्रह है ही नहीं, भोजन संग्रह हो नहीं सकता, क्योंकि पेड़ नहीं है, घास नहीं है, वनस्पति नहीं है, तो क्या ले आओगे, मांस ही तो लाओगे। और कैसे लाओगे, शिकार करके लाओगे। तो 2 जगह पे मुख्य रूप से हो रहा है ये कार्य। देखो ऐसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और जब सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो गर्मी भी सर्वाधिक होगी। जब गर्मी सर्वाधिक होगी तो उससे भाप बनेगा, पानी जो वहाँ पानी पड़ा होगा, पानी भाप बनेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद बादल बनेगा तो बारिश होगी। कक्षा 11 में जब क्लास लेंगे तो उसमें बता देंगे, देखना कैसे बारिश होती है, बार बार रोज़ बारिश होती है यहाँ। ये भूमध्य रेखा के 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा धूप होता है। और अभी बरसात का समय चल रहा है, देख रहे हो ना कि जहाँ घास नहीं उगना चाहिए वहाँ भी घास है, जहाँ हरियाली नहीं होना चाहिए वहाँ भी हरियाली है। तो सोचो अभी हम लोगों को वहाँ 10 दिन बरसा है, यहाँ रोज़ बरस रहा है, सालों भर बरस रहा है।
और हम लोगों से ज़्यादा गर्मी पड़े, सोचो वहाँ कितनी वनस्पति होगी। इतना वनस्पति और पेड़ होता है कि ज़मीन पे परछाई नहीं पहुँच पाती, सूर्य मतलब ज़मीन पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं या तो शिकार करेंगे या तो भोजन संग्रह का कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखो, और ये है तुम्हारा ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं वो भी शिकार पर निर्भर है, पूरी तरह से आखेट पर निर्भर है। ठीक, तो क्षेत्र पूछेगा तो कौन कौन सा क्षेत्र? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, अफ्रीका में जाओगे तो कांगो बेसिन। ठीक है, ये कांगो नदी है। अच्छा एक बात बताओ, जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ होंगी इसी क्षेत्र में होंगी कि नहीं? जब बारिश ज़्यादा हो रहा है तो वो नदी भी तो बहेगी खूब बड़ी बड़ी। तो कांगो नदी का क्षेत्र, अमेजन नदी सुने हो? अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लंबाई में नहीं, पानी छोड़ने में। लंबाई में तो नील है, उसका कारण अलग है, लेकिन अमेजन नदी सबसे ज़्यादा पानी ढोके ले जाती है, वो भी इसी क्षेत्र में है। वो दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का क्षेत्र। ठीक है, कांगो नदी का क्षेत्र, अमेजन नदी का क्षेत्र। इसी तरह मलेशिया, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखो, ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ जमा हुआ है। ठीक है, देखो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ जमा हुआ है तो यहाँ पे शिकार किया जाएगा। तो यह ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ है? कनाडा में है। कनाडा में जो जनजाति पाई जाती है उसको बोलते हैं एस्किमो। एस्किमो के बारे में बता देंगे। देखो एस्किमो क्या करते हैं, वो व्हेल का शिकार करते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं। मान लो व्हेल पकड़ के लाए, 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो का होता है। ठीक है, 1000 किलो की मछली किसी तरह मार और के पकड़ के लाए, तो उनकी आबादी बहुत कम है कितना? 200, 500, 1000, तो खाते खाते ख़राब हो जाएगी। लेकिन वास्तव में वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो हमेशा बर्फ़ जमा है। जैसे हम फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं जल्दी ख़राब नहीं होती है ना, ऐसे उनके वहाँ इतनी ठंड है कि मार दिए तो 1 हफ्ता काट काट के खाते रहो। और उसका व्हेल का चमड़ा बढ़िया से छिल के निकाल लिए तो इतना बड़ा चमड़ा होगा कि उसी से टेंट बना लो। हाथी से भी बड़ा होता है व्हेल। ठीक है, मतलब हाथी से कहे 2-3 गुना बड़ा हो, तो उतना बड़ा उसका मिल गया तो उसे टेंट बना लो। उसकी हड्डी जो निकली उसको भाला बना लो। यानी उनका पूरा जीवन जो है उसी शिकार के इर्द गिर्द रहेगा। समझ में आया? हाँ, तो उतना ही बड़ा बड़ा होती है जो है। तो ये क्या हो गया? ध्रुवीय क्षेत्रों में कनाडा वाला क्षेत्र और यूरेशिया वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे एस्किमो जनजाति और लैप्स, मतलब यूरेशिया वाले क्षेत्र में जो लोग पाए जाते हैं उनको लैप्स बोलते हैं, और कनाडा वाले क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उनको एस्किमो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भोजन और आखेट संग्रह। अब देखो, भोजन और आखेट संग्रह के बगल में ये ऊपर जब जाओगे तो ये लगभग 30 डिग्री तक, ध्यान से देखो, 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, इसके बाद तापमान बढ़ते जाएगा, 30 डिग्री तक मैक्सिमम जाएगा। और इस क्षेत्र में वायुदाब पेटियाँ जब पढ़ा देंगे कक्षा 11 में तो यहाँ मरुस्थल पाया जाता है। समझ जाओगे क्यों पाया जाता है। बस इतना जानो कि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, और वर्षा इतनी कम होती है कहीं कहीं पे कि मरुस्थल पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पूरा बढ़िया सो रहा है फिर तुरंत बंद हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? वर्षा 5 डिग्री के बाद से धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे हम लोगों का मानसूनी क्षेत्र है, मानसूनी क्षेत्र भी इसी में आएगा। तो मानसूनी क्षेत्र के अलावा कुछ क्षेत्र है, जैसे मानसूनी हम लोगों का क्षेत्र इसलिए हो गया क्योंकि हिमालय पर्वत है। अगर हिमालय पर्वत ना होता तो हम लोगों का भी क्षेत्र शुष्क होता, बारिश कम होती, घासें उगती। ठीक है, जैसे यहाँ जो नदी आ रही है, जिस नदी के नहर से पानी आ रहा है तुम्हारे गाँव में, वो नदी कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। हिमालय से निकल रही है, फिर वो नहर आ रही है पास में, फिर उसी नहर से यहाँ पानी आ रहा है। समझ में आया? तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ बारिश कम होती है। जब बारिश कम होगी तो वहाँ खेती नहीं कर पाओगे, खेती नहीं कर पाओगे, और बड़े बड़े पेड़ भी नहीं होंगे। वहाँ क्या उगेंगे? घासें उगेंगी। जैसे कम बारिश भी होती है तो घास उगी रहती है कि नहीं? जैसे घास तुमको दिखाई दे रहा है, ठंड के समय में देखो 5-6 महीना बारिश नहीं हो रही है, फिर भी ये घास बनी रहती है ना। चाहे थोड़ा भले सूख जाए, चाहे कम सूखे, चाहे ज़्यादा सूखे, लेकिन घास रहेगी। तो ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जहाँ कम हो रही है वहाँ पे घासें होती हैं। ठीक है, और जलवायु वहाँ पे चरम है। जलवायु चरम मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे खेती न करके पशुपालन वाला काम करना शुरू किए।
क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। तो पशुपालन में क्या, भेड़ बकरी, जहाँ ज़रूरत है तो गाय बैल भी, ठीक है, तो उसका पालन किया जाता है। जैसे अफ्रीका में गाय बैल का एक मसाई जनजाति है, तो गाय बैल का पालन करती है। सऊदी अरब वाला जो क्षेत्र है वहाँ बद्दू जनजाति है, तो वो भेड़ बकरियों का पालन करती है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग, और उनको चलने के लिए भी पशुओं का ही सहारा है। जैसे मरुस्थल में है तो ऊँट पे चलेंगे, और थोड़ा वैसी जगह पे है तो घोड़े से चलेंगे। जैसे पशुओं को चराना है कई किलोमीटर में, जैसे यहाँ से बलिया तक ले जाना है चराने, तो पैदल लेके गए, हाँकते हाँकते पता चला पशु तो आ जाएंगे, तुम लोग नहीं आ पाओगे। समझ में आया? तो इसलिए घोड़े पर बैठे रहते। काऊ बॉयज कभी देखो, उसमें वो घोड़े पे ऐसे गोल सा हैट लगा के बैठे रहते हैं, उनको बोलते हैं काऊ बॉयज। जो यहाँ चरवा मतलब यूरोप वाले होते हैं, उनके पास एक घोड़ा होता है, एक रस्सी होता है। वो जैसे मान लो किसी गाय भाग रही है, उसको दौड़ाना है, पैदल दौड़ाओगे थक जाओगे, घोड़ा ले गया दौड़ा भगा दिया इधर से उधर। समझ में आ रहा है? तो भेड़ बकरियों का पालन इन क्षेत्रों में होता है। क्यों होता है समझ गए? क्योंकि बारिश कम होती है, घास का विस्तार पाया जाता है। अब देखो दूसरा पशुपालन कहाँ होता है, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ बर्फ़ जमा हुआ है, उसके कुछ नीचे का क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ ठंडियों में बर्फ़ जम जाएगा लेकिन गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाएगा, उसको बोलते हैं टुंड्रा क्षेत्र। ठीक है, तो टुंड्रा क्षेत्र में जब कभी बर्फ़ पिघल रहा है, कभी जम रहा है, तो यानी कि वहाँ कुछ न कुछ घास फूस मिल जाएगा कि नहीं। तो ऐसे क्षेत्रों में भी चरवाहे का काम किया जाता है। तो जब ठंडी का मौसम आएगा तो ये नीचे की तरफ भागेंगे। क्यों भागेंगे? देखो नीचे तापमान ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तापमान घटता जाएगा, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान घटता जाता है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा तापमान फिर घटते घटते गया, तो जहाँ पे तापमान अधिक है उसी को जो टुंड्रा क्षेत्र है, यानी कुछ दिन मतलब 6 महीना बर्फ़ है, 6 महीना पानी है, तो वहाँ पे पशुपालन का कार्य किया जाता है। समझ में आया? ऐसे ही जो दक्षिण में टुंड्रा क्षेत्र होगा वहाँ किया जाएगा। तो टुंड्रा क्षेत्र मुख्य रूप से यूरोप में है, और यूरेशिया वाला कुछ क्षेत्र है जो रूस का क्षेत्र है, और कुछ कनाडा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे रेंडियर का पशुपालन किया जाता है। समझ में आया? पशुपालन 2 जगहों पे किया जाएगा। एक ये मध्य इसमें बोलेंगे अरे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंध में है लेकिन घास का मैदान, और दूसरा टुंड्रा क्षेत्र में। टुंड्रा क्षेत्र यूरेशिया में आएगा और कनाडा में आएगा। और ये जो इसका विस्तार देखो, सऊदी अरब से लेके पूरा मंगोलिया, चीन ऊन होते हुए जाएगा, और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका वाला भी कुछ क्षेत्र आएगा। उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ भी इस प्रकार की गतिविधि होती है। और दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका जहाँ पे मेडागास्कर है वहाँ पे गतिविधि होती है।